सभी को नमस्कार। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बस ज्वाइन करने ही वाले हैं। तो ग्लोबल पेरेंट्स डे के इस इवेंट में आप सभी पेरेंट्स का, खास करके पेरेंट्स का स्वागत है। हमारे बीच है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ में आज डॉक्टर शैलजा सेन और डॉक्टर अमित सेन है। हमारे साथ में सारांश वासवानी है जो साझा संस्था से हैं। साझा पिछले काफी लंबे समय से हमारे साथ में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के अराउंड काम करती आई है। हमारे साथ में है स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, एसएमसी मेंबर और एजुकेशन ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है। इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बस कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आज इस ग्लोबल पेरेंट्स डे पर आप सबको सुनाना चाहूंगा। पापा का है प्यार अनोखा, जैसे शीतल हवा का झोंका। माँ की ममता सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे न्यारी। हाथ पकड़कर चलना सिखलाते, पापा हमको खूब घुमाते। माँ मलहम बनकर लग जाती, जब भी हमको चोट सताती। माँ पापा बिन दुनिया सूनी, जैसे तपती आग की धूनी। माँ ममता की धारा है, पिता जीने का सहारा है। अब मैं चाहूंगा कि इस शुभ अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार हमारे साथ में साझा करें। सर। थैंक यू इमरान भाई, और सभी पेरेंट्स को, सभी प्रिंसिपल्स को नमस्कार। और साथ साथ हमारे दो मैं कहूँगा कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझने वाले, बच्चों की वेलबींग पे काम करने वाले हमारे दो साथी जो देश भर में, दुनिया भर में, जिनका नाम है डॉक्टर अमित सेन और डॉक्टर शैलजा सेन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते। उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर शैलजा इस प्रोग्राम में आने के लिए। पेरेंट्स के लिए खास तौर पर ये प्रोग्राम रखा गया है। आज ग्लोबल पेरेंटिंग डे है, तो सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। आमतौर पर हम लोग बहुत तैयारी करते हैं कि पेरेंट्स पे बात करेंगे, पेरेंटिंग पे बात करेंगे, और इंडिया में, हमारे देश में पेरेंटिंग पे बात करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा हम हमेशा महसूस करते रहे हैं। मैं कई बार लाइटली, हंसी मजाक में ये भी कहता रहा हूँ कि हमारे देश में परिवारों में पेरेंट्स कम होते हैं और पेरेंट्स के रूप में बॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो सब पे काम करने की ज़रूरत है और थी, लेकिन आज कोविड के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत आ गई है कि कोविड के समय में पेरेंटिंग कितना बड़ा चैलेंज हो गया है। खास तौर पे एक ऐसे समय में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अपने दोस्तों के पास नहीं जा रहे, उनको मार्केट में जाना, बाहर जाना, खेलने जाना अलाउड नहीं है। बच्चे 24 घंटे घर में ही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो घर पे ही हैं, सो भी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो कुछ है घर में ही दुनिया हो गई है उनकी। बच्चों की दुनिया तो बाहर निकलने की दुनिया होती थी, बच्चों की दुनिया अचानक घर में सिमटने की दुनिया हो गई है पिछले 1.5 साल से। तो वैसे में पेरेंटिंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स अब इस दिशा में काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से बीमारी पूरे देश में, दुनिया में आई है, जो देश अपने यहाँ कोविड के समय और कोविड के बाद की पेरेंटिंग पे काम कर लेंगे, वो अपने समाज को ज्यादा खुशहाल रख पाएंगे। जो परिवार इस दौर को समझ लेंगे कि ये नए दौर में पेरेंटिंग पुरानी नहीं हो सकती है। पुराने दौर में जैसे दादी दादा ने कुछ समझाया, या हमने अपने दादा दादी को देखा, हमने अपने माता पिता को देखा, हम अपनी उसी तरह की पेरेंटिंग कर लें, वो नहीं चल पाएगी। नया चैलेंज है, नई चुनौती है, तो इसमें पेरेंटिंग के भी नए कुछ रूल्स बनेंगे, पेरेंटिंग के भी कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे। आज जो बच्चा हमारे घर में हमारे साथ बैठा हुआ है, वो नॉर्मल पीरियड में हमारे साथ जितना समय बिताता था, उससे ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में, खेलने में, इन समय बिताता था। और घर में भी देखें तो मानसिक रूप से वो उनके साथ बहुत बिजी रहता था। आज वो हमारे पास 24 घंटे है। थोड़ा सा हंसी मजाक लग सकता है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हमारे यहाँ हम सब पेरेंट्स को, मैं भी एक पेरेंट हूँ,
24 घंटे अपने बच्चों को अपने सामने देखने की आदत नहीं है। हमारे लिए ये आदत नहीं है हमको कि 24 घंटे हम अपने बच्चों को अपने सामने देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है, हमें आता नहीं है। तो इस पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर अमित सेन और डॉक्टर शैलजा, आज हमसे हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे जो हमारे पेरेंट्स के मन में हैं। मैं विशेष रूप से उनसे आग्रह करूंगा कि 2-3 समस्याएं जो लगातार मुझे पेरेंट्स मिलके बताते रहते हैं या टीचर्स की तरफ से भी मुझे सूचनाएं मिल रही हैं कि एक तो बच्चों के अंदर जो मानसिक ठहराव आया है, कई पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि बच्चों के अंदर, क्योंकि अब 24 घंटे उसी दुनिया में रहना है, तो चिड़चिड़े होने लगे हैं। उनके अंदर संबंधों की बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। पहले संबंधों की बैलेंसिंग होती थी, संबंधों की बैलेंसिंग के अवसर मिलते थे कि बच्चे को घर पे कुछ हुआ, वो दोस्तों में गया, टीचर्स में गया, बाहर गया, खेलने गया, वापस आया, तब तक सब चीजें बैलेंसिंग हो जाती है। अब वो 24 घंटे घर में ही रह रहा है, तो वहां बैलेंसिंग गड़बड़ाई है। बच्चा डिफरेंट संबंधों के बीच बैलेंसिंग करना जानता है, लेकिन और पेरेंट्स के साथ भी यही है कि बच्चा सामने था, फिर थोड़ी देर बाद गया, फिर पेरेंट्स भी जॉब पे गए, आजकल पेरेंट्स भी बहुत सारे जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। तो संबंधों की बैलेंसिंग जब गड़बड़ाई है तो ऐसे में क्या करें, ये एक चारों तरफ से निकल के आता है सवाल। दूसरा, बच्चे, पेरेंट्स दोनों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई अब हमारे बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा, हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, इन कठिन परिस्थितियों में। लड़कियों के सामने खासतौर से चैलेंज आ गया है, सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा उनका। तो इन सब चीजों को आज हम खुल के चर्चा करें। ये जो रिकॉर्डिंग, ये जो लाइव चल रहा है, इस वक्त करीब 200 पेरेंट्स तो यहाँ लाइव इंटरेक्शन में साथ में हैं। 200 पेरेंट्स और कुछ प्रिंसिपल साहब भी मैं देख रहा हूँ। साथ साथ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर भी इसको लाइव देख रहे हैं लोग, हजारों लोग वहां पे भी देख रहे हैं। उनके भी सवाल जो आएंगे, तो एक टीम काम कर रही है, वो लगातार अगर फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया के और यूट्यूब पर कुछ आपके कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी हमारी टीम एक्सपर्ट्स को देगी, डॉक्टर शैलजा और डॉक्टर अमित जी को देंगे। और वो अपनी बात, अपने मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, और दोनों डॉक्टर्स का, दोनों स्पेशलिस्ट का धन्यवाद करते हुए, सभी पेरेंट्स और टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करते हुए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान कि इसको, पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर से सभी को पेरेंटिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे हमारे साथ में जैसे सर ने बताया भी, डॉक्टर अमित सेन और डॉक्टर शैलजा सेन है। ये दोनों ही काफी लंबे समय से पेरेंट्स और बच्चों के साथ में उनके इमोशनल वेलबींग पे काम करते आए हैं। मैं दोनों को इनवाइट करूंगा कि अमित सेन सर, शैलजा मैम, दोनों ही आप अब तक का आपका कैसा अनुभव रहा है बच्चों और पेरेंट्स के साथ में काम करने का, वो शेयर करें। उसके बाद में हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे चले जाएंगे। थैंक यू सर, स्वागत है आपका, अमित सेन सर और शैलजा मैम। थैंक यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष जी ने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया कि नया चैलेंज है, नई चुनौती है, और हमें एक साथ मिलकर देखना है कि हम किस तरह से बच्चों की परवरिश करें। पिछले 1 साल से ज़्यादा मैंने बच्चों और माता पिता में ज़िंदगी का सामना करने का बहुत हौसला देखा है, पर साथ साथ बहुत दर्द, बहुत चिंता, बहुत अकेलापन भी। अगर मैं एक सोचती हूँ चिंता, ये चिंता एक प्रदूषित हवा की तरह है जो सबको अफेक्ट कर रहा है, सबको अफेक्ट कर रहा है, बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। जैसे वो बच्चे हैं, वो स्पंज की तरह वो चिंता को खींच रहे हैं। पर मुश्किल ये है कि बच्चे अपने डर को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऐसे शब्द नहीं हैं कि वो उसको समझ पाए और बोल पाए। और माता पिता हैं, वो अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में जुटे हैं, उनको ज़्यादा चिंता है अभी बच्चों की भविष्य की, और वो सोच नहीं पा रहे बच्चों में अभी क्या हो रहा है। मैं भी माँ हूँ, अमित भी, हम दोनों के बच्चे हैं।
तो हमें भविष्य की चिंता है, पर हम कई बार भूल जाते हैं कि बच्चों पे अभी क्या हो रहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं, और बच्चों से जो उनके दोस्त हैं, स्कूल है, जिनसे उनकी मदद मिल सकती है, वो भी छिन गए हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जो नया चैलेंज है, नया चुनौती है कि हम एक साथ कैसे मिलें। हमें एक साथ मिलके सोचना है, समझना है कि हम इस मुश्किल का कैसे सामना करें, एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे बाहर लाएँ, वो इस महामारी से क्या सीख सकते हैं और आगे चलकर इससे वो अपनी कैसे ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं। यही मैं आज आशा करती हूँ कि हम कुछ इस बारे में चर्चा करें। थैंक यू मैम। हाँ अमित सेन सर। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं मनीष जी और इमरान भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस ग्रुप में शामिल किया है। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज पेरेंटिंग का, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमें ये जो पैंडेमिक आया है, ये जो महामारी है, ये एक बहुत बड़ा भयंकर आपदा है, जो कि पूरी दुनिया को और कोने कोने में हर इंसान को असर कर रहा है। और जहाँ पे बच्चों की बात आई, जैसे मनीष जी ने पहले भी अपने वो वीडियो में कहा था कि शायद इस दौरान सबसे ज्यादा असर जिन लोगों पे पड़ रहा है वो है बच्चे बच्चे जो किशोर हैं। और देखिए, ये आपदा के दो हिस्से हैं। एक तो जो डर हमें ये जो वायरस है, जो पैंडेमिक है, कोरोना वायरस है, उससे जो डर महसूस करते हैं, इसका जो अंजाम है, जो हाहाकार मचा हुआ है, जितने मौतें हो रही हैं, कोई ऐसा इंसान शायद हमारे देश में आज नहीं है जो कह सकता है मैं किसी को नहीं जानता जिसको ये इस वायरस ने इफेक्ट किया है, या जिसके मतलब किसी न किसी तरीके से बड़े गहरे तरीके से असर कर गया है। तो ये एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है लॉकडाउन वाला, क्योंकि लॉकडाउन का जो परिणाम है, उसकी जो इफेक्ट्स हैं, वो भी हमें दिखती हैं चारों तरफ। स्कूल बंद हो जाने का, जो ये अलग-अलग जो स्पेसेस है जहाँ पे बच्चे आजकल नहीं जा पाते हैं, अपने जो विकास के लिए, जो चीज़ें इनके लिए बड़ा नेचुरल सा चीज़ है, बाहर जाके और बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ दोस्ती करना, जो सामाजिक विकास है, जो अंदर का जो अ, इनको जो जज़्बात हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उन वहाँ पे जो विकास है, वो सारा आप कह सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट हो रहा है आजकल। और हमें अलग-अलग तरीके से सोचना होगा कि हम इन सब समस्याओं का कैसे हल निकालें। तो हम एज़ एक्सपर्ट, अगर आप कहना चाहते हैं हमें एक्सपर्ट, हम समझते हैं कि हमारा रोल जो है, वो काफ़ी हद तक कम्युनिटी के साथ, जो समुदाय है, उनके साथ जुड़ गया है। हम अपने आप को अलग नहीं देख पाते, हम भी इसमें शामिल हैं। और काफ़ी सारा जो हमें सीख मिला है, वो बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ काम करके, उनके साथ बात करके हमें मिला है। और वही चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। आपके जो सवाल हैं, हम चाहेंगे कि आप मतलब अपने खुले दिल से हमें सवाल करें, अपने सजेशन रखें, क्योंकि उससे हमें भी सीख मिलेगी। आपसे जो सीख मिलेगी, हम उसको कहीं और ले जाएँगे। यही हमारा काम करने का तरीका रहा है कि हम बच्चों से, फैमिली से सीखते हैं और किसी और के पास ले जाते हैं उसी सीख को, ताकि हम सब मतलब एकजुट होके एक कम्युनिटी की तरह इसके बारे में सोचें और एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक सर अमित सेन सर, अगर थोड़े आप टिप्स भी दे पाए कि कैसे करके इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है वो तो सबको एक पता है, लेकिन अगर ये भी हो पाए कि क्या करें पेरेंट्स ऐसी स्थिति में, थोड़ा आप उस पर अगर रोशनी डाल सकें तो वो काफी अच्छा होगा पेरेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से कुछ जेनरिक प्रॉब्लम्स जो हर घर में आ रही हैं या सारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, उनको हम उन मतलब एज एन एक्सपर्ट आप कैसे उनको देख रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन, पेरेंट्स गलती कहाँ करते हैं या बच्चे को समझाने में, बच्चे को समझने में कहाँ गलती करते हैं। जब 24 घंटे बच्चा हमारे साथ है तो हम एज ए पेरेंट कहाँ गलती कर रहे होते हैं, या हम क्या और बेहतर कर सकते हैं ताकि बच्चे संबंधों की बैलेंसिंग कर सकें, चिड़चिड़े ना हो, या अपने पढ़ाई पे और चिंतन कर सकें। उन सब पे अगर आप कुछ जनरल आइडियाज दे सकें हमारे पेरेंट्स को, साथ साथ फिर उनके कुछ सवाल आएंगे तो उनके आंसर। ठीक है जी, जरूर। मैं शुरुआत करता हूँ। अच्छा, आप शुरू कीजिए। मैं शुरू करती हूँ, फिर कीजिए। आप।
तो जैसे हम कह रहे थे कि जो चिंता है वो बच्चे रिएक्ट करते हैं उससे। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का रिएक्शन अलग होता है, बड़े बच्चों का रिएक्शन अलग होता है। छोटे बच्चे रोना ज़्यादा, गुस्सा करना, नखरा करना, नींद नहीं आना, बुरे सपने आना, खाना नहीं खाना। जो बड़े बच्चों में हम नौजवानों में देख रहे हैं वो दिन भर सोते रहना, बात नहीं करना, गुस्सा करना। और हमारा ये जो पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है बच्चों पे, वो टिपिकली होता है कि हम उनकी आलोचना शुरू करने लगते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं और जो उनकी भावनाएं हैं उनको नहीं समझते हैं, आलोचना शुरू कर देते हैं, डांटते हैं, दोष देते हैं, शर्मिंदा करते हैं। पर इसका कुछ फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। फायदा ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चे हमारे भाषण से तंग आ चुके हैं। जैसे मनीष जी ने बोला है कि 24 घंटे एक साथ रहना है, फिर आप उनका भाषण भी सुनना है कि ये किस टाइम खाना नहीं खाते हो, सोते रहते हो या फिर पढ़ाई नहीं करते हो। तो उससे क्या होता है, वो अनसुना कर देते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो अनसुना कर देते हैं। वो उनको लगता है कि ये तंग आ गए हैं माँ बाप से। और दूसरी बात है कि अगर हमें उनके साथ मिलकर, हमें विरोध से नहीं, उनके साथ मिलकर अगर हमें काम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी बात सुननी है और कान से नहीं, दिल से सुननी है। जैसे कि अगर हम उनको, जिससे वो समझ पाए कि हम अपना ध्यान और समय उनको दे रहे हैं और वो उस ध्यान और समय के योग्य है। हर बच्चा अच्छा करना चाहता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं करना चाहता। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो हमें समझना है क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। हमें उनसे सवाल करना चाहिए क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में दिलचस्पी लेना है, प्यार से, शांति से, सम्मान से पूछना है। और जब वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको अनसुना नहीं करना, उनके समझना है कि उन पे क्या बीत रही है। इसी तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि वो नया सोचें और नया करें। हमें बच्चों की चिंता बहुत है, हमें बहुत चिंता है कि बच्चे भूल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गुस्से में हैं, चिड़चिड़े हैं। पर ये देखिए कि उनके साथ क्या गुजर रही है कि हम भी बहुत भूल रहे हैं। हम भी अपना गाड़ी चलाना, कई लोग बोल रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं, कई लोग बिजनेस में कैसा काम करें, कैसा कुछ लोगों से कैसे बात करें। अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर आप जाके लोगों से बात करना शुरू कर दें तो मुझे डर लगेगा। सब भूल रहे हैं, तो बच्चे भी किसी तरह से कुछ भूल रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी तरह से कुछ ये जो मुश्किल समय है निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा काम है कि उन्हें सुरक्षित रखें। वो भी अपने को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके बहुत नए-नए उपाय ढूंढ रहे हैं। और अगर ये बात बार-बार की जाती है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, उसका क्या करें? हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, कि यही मुझे एक रिक्वेस्ट है सब टीचर प्रिंसिपल से कि जब ये खत्म होता है, ये दौर खत्म होगा, बच्चे जब स्कूल पे जाएंगे तो आपको वही मिलना है जहाँ बच्चे हैं, ना जाके आपकी उम्मीद है। अगर थोड़ा सा पीछे हो गए हैं पढ़ाई में तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो इस समय को कॉन्फिडेंस से और एक अगर थोड़े सम्मान से, थोड़ा सा उनको आत्मसम्मान से अगर वो जी रहे हैं तो वो बहुत बड़ी सीख होगी। मैं इसी पे और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा शैलजा जी ने जो कहा है उस पे कि ये जो हम अक्सर व्यवहार पे, ये हमारा एक तरीके से एक ट्रेडिशन है कि जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तब हम सोचते हैं कि उनका जो व्यवहार है वो हमारी तरफ सम्मान से होना चाहिए, वो ठीक से उनको बात करना चाहिए, उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, वो ठीक टाइम पे उठें, वो सब अपना अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज, योगा करें, पढ़ाई करें, ठीक से खाना खाएं, वगैरह वगैरह। और जब ये सब चीजें नहीं होती हैं तो फिर हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह मानते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है और हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ये जो डर है पेरेंट्स के अंदर कि अगर इनका व्यवहार ठीक नहीं है तो ये बिगड़ जाएंगे, आगे चल के हम इनको सही नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि हम जो हर व्यवहार के नीचे जो जज्बात होते हैं उनको नहीं देख पाते।
उनसे नजर हट जाता है हमारा। और जब हम केवल व्यवहार को करेक्ट और ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसका फल उल्टा होता है। उससे क्या होता है कि उनके जज्बात और भी एक तरीके से निग्लेक्ट हो जाते हैं। वो बच्चों को लगता है कि हमारी जो अंदर की बात है, अंदर की दुनिया है, वो तो कोई सुन ही नहीं रहा, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो और दूर हट जाते हैं आपसे और व्यवहार जो है और बुरा हो जाता है भले होने। हाँ, ऐसे जरूर है कि आप अगर डरा के धमका के कुछ बच्चों को सही करने की कोशिश करें, कुछ दिनों के लिए वो शायद ठीक व्यवहार आपको दिखा दे, लेकिन अंदर से शायद उस पे उनकी फेथ ना हो, उनकी विश्वास उसमें शायद ना हो। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यवहार गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो पूछिए बच्चे से कि आप तो ऐसे नहीं करते थे, आप तो इतने गुस्से वाले नहीं थे, क्या हो गया आपको कि आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं आप पापा से, है ना? और अपने भाई को कैसे मारा? आप तो बहुत मतलब केयरिंग हैं, आप तो बहुत संभालते थे अपने भाई को, आज क्या हो गया आपने मार दिया? तो फिर बात उभर के आने लगेगी और उस बात को फिर हमें ध्यान से, दिल से सुनने की जरूरत है, समझ के। ऐसा नहीं है कि हमें सोल्यूशन निकालना है तुरंत, क्योंकि पेरेंट्स होने के नाते हमें 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 अक्सर लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा अगर हमें कुछ कह रहा है तो उसका सोल्यूशन हमें तुरंत निकालें, हम कोई एडवाइस दे दें, उनको कुछ सलाह दे दें, उसकी जरूरत नहीं होती है। अक्सर बच्चे, आजकल के बच्चे अक्सर उल्टा कहते हैं कि आप मुझे सोल्यूशन मत बताओ, आप मेरी बात को सुनो, समझो। सबसे बड़ी बात है वो, अगर आप सुन के वो समझ पाए और सहानुभूति आप में है, वो बच्चे समझ जाते हैं कब आप सुन रहे हैं, सहानुभूति कब आप महसूस कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं बच्चे। और वो ये सबसे बड़ा कदम है, ताकि बच्चों को लगे कि हमारा जो माहौल है घर का, वो सुरक्षित है, कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको सुनी जाती हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। अगर ये इस पोजीशन से बच्चे आते हैं बाहर अपने जज्बातों को लेके, तो उनको समझने में सबसे पहले काफी आसानी होती है। और आपका जो संपर्क है उनके साथ, जो आपका रिश्ता है, वो और तगड़ा होता है उससे। और आगे चल के जब आप उनको चाहते हैं कि आपकी बात सुने, तो वो सुनने के लिए और खुल जाते हैं, राजी हो जाते हैं। अगर उनको लगे कि आप उनको सम्मान के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बातों को, तो वो भी खुलने लगते हैं और आपकी बातों को सुनने लगते हैं। तो आजकल के जमाने में जैसे पहले होता था कि खासकर छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों के साथ भी हम समझते थे कि एज पेरेंट्स हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमारे पास सारा सोल्यूशन है। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, आज का जो स्थिति है, जो जो आपदा हमारे सामने है, उसमें तो हमारे पास कोई मतलब कई सवाल हैं जिसके जवाब है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों को? अगर वो हमें हमें पूछते हैं कि हमारा स्कूल कब खुलेगा, मैं खेलने कब जाऊंगा, इस बार दिवाली में क्या होने वाला है, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे वो उनको? जवाब है क्या हमारे पास? नहीं है। तो फिर वो उसको मतलब जवाब ढूंढने के लिए शायद उनकी मदद की भी जरूरत है। हम उनके सहयोग के साथ करें, उनके कोऑपरेशन के साथ करें। अगर ये करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। और उसी की नीड है अभी हमारे समाज, मतलब हमारे परिवारों में, समाज में। जैसे मनीष जी कह रहे थे कि 24 घंटे हमें बच्चों के साथ रहना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन पे अगर हम काम करें, अपने रिश्ते पे अगर हम काम करें, तो आगे चल के काफी फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। अभी हम आगे सत्र में बढ़ते हैं, जहाँ पर कि पेरेंट्स हैं बहुत सारे जिन्होंने अपने नाम हमें पहले से लिखवा दिए कि हम सवाल जरूर करना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके उन पेरेंट्स को कॉल करूंगा और उनके जो भी सवाल हैं वो आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पहले सर्वोदय कन्या विद्यालय जे कॉलोनी से रेणु जी हैं, जिन्होंने अपना सवाल पूछने के लिए कहा है। रेणु जी, एक बार आप हाथ उठा देंगे तो आपको अनम्यूट कर देंगे यहाँ से, ताकि आप अपना सवाल कर पाए। सर्वोदय कन्या विद्यालय जे कॉलोनी से रेणु जी हैं जो सवाल करना चाहती हैं। रेणु जी। ठीक है, शायद रेणु जी का या तो इंटरनेट ठीक नहीं है या। हेलो। हाँ रेणु जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए।
ठीक है, जब तक रेणु जी का इंटरनेट ठीक नहीं होता हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। कल्याणवास सर्वोदय बाल विद्यालय से मनोज कुमार जी हैं जो अपना सवाल पूछने वाले थे। मनोज कुमार जी एक बार हैंड रेज कर देंगे। जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है उनसे भी पूछ सकते हो फिर, क्योंकि जो पहले से आपने लिए हुए थे जिनके रिक्वेस्ट, वो तो ठीक है, लेकिन अभी लगता है 200-250 लोग हैं इसमें, 250 लोग इसमें शामिल, तो ढूंढना मुश्किल हेलो होगा। तो हेलो हाँ जी जी, हाँ सर। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं सर आप? जी हाँ मनोज कुमार जी सुन पा रहे हेलो हेलो, हाँ सर, सभी को हैं। जी मेरा हाँ, नमस्कार है सर। नमस्कार। सभी को मेरा सर नमस्कार है। मेरा नाम मनोज कुमार है सर, और मेरे दोनों बेटे राज बिहारी सर्वोदय विद्यालय कल्याणवास में पढ़ते हैं। सर, मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से मेरा सवाल है कि आज के इस दौर में, कोरोना महामारी के दौर में, टीवी पर दिखाए गए न्यूज़ और रिपोर्ट्स तो बच्चों पर, जो देखा है बच्चों ने, उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है। तो उससे बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए? इसका जवाब मनोज जी मुझसे ज्यादा बेहतर हमारे जो चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं दोनों, डॉक्टर अमित और डॉक्टर शैलजा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वही दें, क्योंकि आज हम पूरा पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, तो सवाल भी उन्हीं से सीधे रहें तो ज्यादा सही रहेगा। तो मनोज जी, आपका धन्यवाद सवाल के लिए। तो देखिए, ऐसा है कि हाँ, बच्चे तो जान रहे हैं और इनको उनको महसूस हो रहा है कि हमारी दुनिया जो है वो बदल गई है बिल्कुल, और इसमें कई कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत डरावना है। और हम यहाँ पे बड़ा अपने आप को कभी कभी असहाय, कभी कभी बहुत ज्यादा निराशा हम महसूस कर रहे हैं। एज फैमिली में भी जो पिता हैं, माँ हैं, उनमें देखते हैं, अपने दोस्तों के अंदर देखते हैं, सब जगह उनको दिखता है। तो हम उनको बिल्कुल ये जो सच्चाई है, हमारी दुनिया की जो सच्चाई है आज, उससे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, है ना। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप टीवी में जो बहुत भयानक जो सीन्स दिखाते हैं मौत के और हाहाकार का, या जहाँ पे चिताएं जल रही हैं, वो सब मत दिखाएं, बिल्कुल मत दिखाएं। लेकिन बड़े बच्चे जो हैं उनके पास तो साधन होते हैं ना, उनके पास आप चाहे ना चाहे वो आपका फोन उठा लेंगे, अपने दोस्तों से बात कर लेंगे। उनको पता है कि अपने परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में, अब दोस्तों के घरों में क्या क्या हो रहा है। तो उसको आप अलग नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं हमें एक जगह बनाना होगा, एक स्पेस बनाना होगा जहाँ पे इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना होगा, बताना होगा कि हमारी क्या राय है, हमारी क्या समझ है इस ये जो पैंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रही है, इसके बारे में। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप इसके लिए जैसे ब्रेक लिया जाता है किसी काम से, आप भी उसी तरीके से वरी ब्रेक लें, मतलब चिंता की ब्रेक लें। और हफ्ते, मतलब दिन में 2 या 3 बार हो सकता है आपको लेने की जरूरत हो, खासकर बड़े बच्चों के साथ, क्योंकि उनके मन में बड़े सारे सवाल हैं। अगर उनको लगे कि हम उन चीजों को उनसे छिपा रहे हैं, तो उनकी चिंताएं, उनकी घबराहट और बढ़ जाएगी। उनको लगेगा शायद ऐसा कोई भयानक घटना हुई है जो मेरे माँ बाप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर एक जगह बनाएं, मतलब दिन में 1 या 2 बार, जहां पे आप कहें कि हाँ, हम सुबह काम शुरू करने से पहले, आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले, या जब आपका पहला ब्रेक होगा, हम बैठ के इस बारे में बात करेंगे कि क्या खबर है, परिवार का क्या खबर है, दोस्तों से क्या खबर आ रहा है, साइंस क्या कह रही है, वैक्सीनेशन कब लगेगा हमें। इन सब चीजों को आप आधा पौना घंटे के डिस्कस करने के बाद उसको फिर बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, और कहिए कि इसके बाद हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, और एक्टिविटीज के साथ हम जुड़ेंगे। और जब दोबारा टाइम आएगा, दोपहर को, शाम को, फिर हम बैठेंगे बात करने के लिए। अब ये जो वारी ब्रेक है, जो बड़े बच्चे हैं वो खुद भी कर सकते हैं, वो अपने, लेकिन वो जो डिसिप्लिन ही है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कहें कि इसके बाद नहीं। अगर 10 बजे ये वारी ब्रेक खत्म हो जाता है सुबह, तो दोपहर 2 तक मैं इसके बारे में अब दोबारा नहीं सोचूंगा। क्योंकि नहीं तो देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ, और शायद कुछ हद तक सभी के साथ हो रहा है, कि सुबह से लेकर शाम तक यही चिंताएं, ये जो दुख है, जो निराशा है, ये हर वक्त हमें हमारे पीछे भागती रहती है। और उससे अगर हम अलग होना चाहें, तो अगर हम वरी ब्रेक कर ले, तो हो सकता है कि हम
कुछ हद तक इसको एड्रेस कर पाए। तो छोटे बच्चों से भी हो सकता है हर रोज ना करें, उनसे अब 2 दिन में 3 दिन में एक बार बैठें और उनकी जो सवाल है उनके जवाब दें और कुछ हद तक बताएं उनके भाषा में जो वो समझ पाए। एक छोटा बच्चा जिस तरीके से समझता है उस तरीके से आप उनको समझाएं कि देखिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी कहें, आश्वासन दें कि देखिए हम अपने आप को सेफ रख रहे हैं, हम सारे जो भी कदम उठाने हैं हमें वो हम उठा रहे हैं, ये कदम उठाया है, हमारे साथ ये लोग जुड़े हैं, हमारे डॉक्टर के साथ बातचीत होती है, या हम वैक्सीनेशन लेने गए थे, देखिए आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, अभी वो ज्यादा सेफ हैं। तो इस टाइप की चीजें भी बतानी जरूरी है ताकि उनको लगे कि कुछ हद तक बिल्कुल कंट्रोल तो नहीं है हम कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो शायद पूरे तरीके से कहता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पूरे कंट्रोल में हूँ। लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इस रियलिटी में इस जो ये जो सच्चाई है इसमें हम कुछ हद तक हम कंट्रोल में हैं, ये भी समझाना जरूरी होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, काफी इंटरेस्टिंग था, वरी ब्रेक वाला आइडिया। अगला सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 मंडावली से अनुराधा जी हैं जो अपना सवाल पूछने के लिए अपना नाम दिया था। अनुराधा जी। मुझे लगता है ज्ञान सामने स्क्रीन पे बहुत लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, उन्हीं से आप रिक्वेस्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो नाम आपने दिए हैं उन तक पहुंचते पहुंचते खो जाओगे। बहुत सारे विंडोज हैं, बहुत सारे लोग हैं इस पे पूरे उस पे, तो जितने लोग यहाँ सामने बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, तो यू कैन गिव देम सम अपॉर्चुनिटी टू आस्क। ओके, श्रेया अग्रवाल हैं जिन्होंने हाथ उठा रखा है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी श्रेया जी बताइए। हेलो हेलो जी हाँ बताइए मैम। सर नमस्कार, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। मेरे बच्चा सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 में पढ़ रहा है, मंडावली स्कूल में पढ़ता है सर। मेरा सवाल यह है कि कक्षा 9th और 11th के बच्चे आगे रिजल्ट से संबंधित अनभिज्ञ है, वह किसी भी क्लास में किस प्रकार से पास किए जाएंगे और कि यह तय न कर पाने के कारण उनकी पूरी दिनचर्या खराब हो रही है, तो ऐसे में अभिभावक क्या करें सर? ठीक है, आपका सवाल है 9th और 11th वाले बच्चों के रिगार्डिंग। आई थिंक इसके लिए अगर सर कुछ जो भी 9th और 11th के बच्चों के लिए हम लोग मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि ये 12th के बच्चों के लिए कुछ अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए, और अभी पीछे कोविड के केसेस नीचे आए हैं, तो मैंने अभी कल ही डिपार्टमेंट को बोला है उसकी एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के कि हम 9th और 11th के बच्चों को किस तरह से 10th और 12th में लेके आएंगे, उसका 1 से 2 दिन में हम लोग इसका अनाउंस कर देंगे। आप बस चिंता मत करिए कि 1 से 2 दिन में उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। संजना सिंह जी, अजय सिंह जी, मैं आपको, अजय सिंह भंडारी जी हैं, आपने हैंड रेस कर रखा है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अजय सिंह भंडारी, मेरी बच्ची 10वीं कक्षा के अंदर जानकी देवी सर्वोदय विद्यालय में पढ़ती है और मैं वहाँ SMC का भी सदस्य हूँ। मेरा प्रश्न दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी से है कि 12वीं क्लास के बच्चे बड़ी चिंता के अंदर हैं कि उनकी परीक्षाएं कब और कैसे होंगी। साथ ही जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं वह भी मानसिक रूप से बहुत परेशान है कि उन्हें किस आधार पर 11वीं कक्षा के अंदर जो उनके विषय हैं यानी सब्जेक्ट स्ट्रीम्स मिलेगी। आसान शब्दों में कहूँ तो अपने भविष्य को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, उन्हें अभिभावक कैसे समझाए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। देखिए 12वीं के लिए तो अभी उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी CBSE के लिए कि कैसे परीक्षाएं होंगी।
बाकी 9वीं 10वीं का मैंने बताया ही, बट इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आई थिंक डॉक्टर शैलजा या डॉक्टर अमित जो बच्चों की मानसिकता पे, पेरेंट्स पे काम करते हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपको और हमको गाइड कर सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर शैलजा मे लाइक टू से समथिंग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर ऐसा है कि एक मिनट सर, एक मिनट हाँ। मैं बोल सकता हूँ एक मिनट? हाँ बताएं। हेलो सर, मेरा इसमें एक और था कि जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनको किस आधार पे उनके 11th के अंदर उनको सब्जेक्ट मिलेंगे, मेरा एक इसमें ये भी था। सर आई थिंक अजय जी ये सवाल वो भी बता देंगे, वो भी आपको प्रॉपर जिस वक्त उनका प्रमोशन होगा 11th में प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो शायद मैं एक दो चीजें कह सकता हूँ इसके बारे में कि हम भी कई ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो 12th में हैं, जिनके साथ जिनका एग्जाम जो है वो कई बार पोस्टपोन हो चुका है। पहले मार्च में था, फिर मई में हुआ, फिर अभी कह रहे हैं कि पता नहीं कब होगा, शायद जुलाई अगस्त में जाके होगा। और ये बच्चे अभी कॉलेज जाने के लिए रेडी हैं, कई बच्चे एडमिशन भी मिल चुका है, तो बहुत परेशान है ये बच्चे, कोई शक नहीं है इसके बारे में। और 10th के जो बच्चे हैं उनके मन में भी कई सारी दुविधाएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब आप इस बारे में इसको पहले अपने फैमिली के अंदर जरूर एक जगह बनाए जहां पे इसके बारे में चर्चा करें, और कौन सी जो जो इनके सपने थे और इनके जो गोल्स थे वो क्या थे पहले, और वो किस तरीके से आज के हमारे इस एक्सपीरियंस के दौरान किस तरीके से बदल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। ये सोचें कि केवल अच्छे कॉलेज जाना या अच्छा करियर बनाना ही क्या मकसद है, क्या यही हमारी शिक्षा की जड़ है या ऑब्जेक्टिव है, या उसके ऊपर भी कई चीजें ऐसी हैं जो हम इस दौरान सीख सकते हैं। जैसे ये जो क्राइसिस हुआ है हमारे सामने जो है, क्या हम उस दौरान, क्या इसको हम चुनौती मान के इस दौरान कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारे बच्चों के साथ मिलके कि क्राइसिस में किस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने समुदाय को बना सकते हैं, किस तरीके से हम इस जो आने वाले कल के लिए अपनी जो गोल्स हैं, जो हमारे सपने हैं, उसको कैसे बदल सकते हैं, क्या इसके बारे में चर्चा हो सकती है? और अगर ये चर्चा करते हैं तो वो मेरे ख्याल से आपके बच्चों के लिए बहुत मीनिंगफुल होगा, क्योंकि वो शायद ये सोच पाएंगे और कर पाएंगे आगे चल के इस तरीके का काम जो हमारी जनरेशन कभी नहीं कर पाई, जो कि क्रिएटिवली सोचेंगे। मतलब जो आम ट्रेडिशनल थॉट है कि यही है हमारा करियर, सक्सेस का यही है डेफिनेशन, उनसे अलग हटके सोचेंगे कि क्या है सक्सेस, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करें। केवल एग्जाम पे ना जाएं, केवल करियर पे ना जाएं। और हो सकता है कि ये हमारे सामने जो चुनौती है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये हमारे लिए एक मौका है कि हम इन चीजों के बारे में चर्चा करें और डिस्कस करें, और वो हमारे बच्चों के विकास के लिए इस दौरान काफी अच्छा हो सकता है। थैंक यू सर। हमारे साथ में कुछ लोग लाइव भी जुड़े हुए हैं, वहां से कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मैं सारांश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से कोई एक सवाल, जो भी सवाल है आप उठाकर यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है मंजू मसंद जी का। वो फेसबुक पे लिखती हैं कि काफी ट्रॉमा है और बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट बच्चे एक्सप्रेस करना शुरू करें? ये सवाल मैं ले सकती हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम बच्चों का माँ बाप है, टीचर्स हैं, बच्चों की भावनाएं हैं वो हमें समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर बच्चा चिंतित है और बच्चा कुछ दुखी है, या फिर वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, कुछ और मानसिक तनाव है, तो वो हमें सुनना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम पहले ही इतने तनाव से गुजर रहे हैं, इतने मुश्किलातों से गुजर रहे हैं कि हमें उनकी बातें सुनना मुश्किल लगता है। हम चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, और अगर कोई वो तकलीफ हमारे सामने लाते हैं तो हम उनको एक तो या फिर अनसुना कर देते हैं,
भाषण देते हैं या फिर शुगर कोट करते हैं। शुगर कोट करते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब समस्या हल हो जाएगी, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। उससे फायदा नहीं होता है। हमें बच्चों को, जैसे मैंने कहा था, टाइम निकाल कर, बहुत बिजी रहते हैं हम, घर का काम चलाना, बाहर का काम देखना, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान देखना, कि थोड़ा टाइम निकालें और दिल से उनकी बात समझें, उनके ध्यान दें, उनको समय दें, जिससे उन्हें लगे कि हम उनके समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो समझ ले कि हम उनकी दिल से सुन रहे हैं बात और अपना भाषण नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी बात बताएंगे। पर उसके लिए उनको एक सेफ स्पेस चाहिए जहां वो सुरक्षित फील करें कि हमारी बात है, जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो समझी जा रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे जरूर बोलेंगे। हमारा तो ये 30 साल से ज्यादा का जो सफर रहा है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट का, यही है कि बच्चों को एक अगर स्पेस दें तो बच्चे बोलेंगे। वो चाहते हैं कि हमें उन्हें कोई समझ पाए। एक चीज छोटा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर बच्चा बहुत छोटा है और शायद उसके पास भाषा नहीं कहने के लिए, तो कभी कभी क्रिएटिव माध्यम से, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग या म्यूजिक या कहानियों के माध्यम से बच्चे बता पाते हैं। तो बच्चे अपने बारे में, अपने जज्बातों के बारे में अगर साफ भाषा में नहीं उसको समझा पाए, तो अक्सर ये उभर के आता है पेंटिंग या म्यूजिक के माध्यम से। जो कहानियां कहते हैं उसमें उनकी अपनी छवि दिखती है, उन कहानियों के कैरेक्टर में उनकी अपनी छवि दिखती है। और ये अगर कोई एक्सपीरियंस मतलब सेंसिटिव पेरेंट या टीचर इन चीज को समझती है, तो वो पकड़ लेंगी कि किस चीज की बात कर रहे हैं ये बच्चे। थैंक यू। सरांश, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग लाइव, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल इमरान। एक अगला सवाल अंजू ग्रोवर जी का है। वो बोल रहे हैं कि बच्चों के पास फोन रहता है, दिन भर फोन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे रहते हैं। ये बड़ी एक समस्या उभर के आ रही है। इसको कैसे टैकल किया जाए जब दिन भर पढ़ाई भी, देखना भी सब फोन पे हो रहा है और उसी को लेके आगे बात हो रही है? मैं ये सवाल का जवाब दूं तो देखिए, पहली बात तो ये मान लेना कि इस स्थिति में, कठिन स्थिति है, और फोन या कोई भी और गैजेट, टीवी, कंप्यूटर, इससे जुड़ना बच्चों के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई चॉइस ही नहीं बचा है ना। जैसे आपने कहा कि उनका पढ़ाई, एजुकेशन, उनका जो एंटरटेनमेंट है वो भी, और उनका जो सामाजिक कनेक्ट है वो भी सब कुछ यहीं से होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, और जरूर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इतने ज्यादा घुस जाते हैं स्क्रीन्स के अंदर, जैसे हम कहते हैं स्क्रीन्स के अंदर, ये सारी स्क्रीन्स हैं, कि उनको वहां से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, उनको लत लग जाती है, एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है एक तरीके से। तो जरूर ये चिंता की बात है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि माँ बाप या टीचर्स इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि फिर वो ध्यान बिहेवियर पे चला जाता है, टोकने में, बाउंड्री बनाने में। कभी कभी उनसे फोन छीना जाता है या उनका कंप्यूटर ले लिया जाता है, उसका फल उल्टा होता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन की जरूरत है, एक वार्तालाप की जरूरत है उनके साथ, जहां पे आप ये जो स्क्रीन यूज है उसको थोड़ा ब्रेक करें कि आप किस लिए स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हमें जरा बताइए। और अगर आप वो जो सेफ स्पेस की बात कर रहे थे वो अगर बना पाए हैं, तो फिर वो आपसे शेयर करेंगे जरूर कि देखिए पढ़ाई में इतना चला जाता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मैं रिसर्च भी करता हूँ, मैं कुछ साइट्स में जाता हूँ जो पढ़ाई में मदद करती है, और हाँ, ये भी करता हूँ, मैं बच्चों, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करता हूँ, कभी कभी एक टीवी शो या मूवी देख लेता हूँ। अब इन सब चीजों का जो एक तरीके से मेजर है, उसको करने बोलिए अपने बच्चे को। आप कहिए उनसे कि आप एक रिकॉर्ड रखिए, आप हर रोज शाम को इतना लिखिएगा कि कितने घंटे आपने किसको दिए। तो फिर उससे क्या होता है, बच्चे को भी महसूस होता है कि हाँ, मेरा जो मतलब जो टीवी देखता हूं मैं अपने मोबाइल पे, या जो भी है एंटरटेनमेंट है, वो तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनमें जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उभर के आती है फिर। लेकिन उसमें बच्चों को शामिल करना और उनसे ये बात करना और इन जो स्क्रीन टाइम है उसको तोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और फिर एक साथ मिलके आप कह सकते हैं, माँ बाप कह सकते हैं कि आपको लगता है कि सही है कि आप 10-12 घंटे उस पे मोबाइल पे रहते हैं। तो आमतौर पे बच्चा, शायद ज्यादातर बच्चे जो जिम्मेदार है वो कहेंगे नहीं, शायद ज्यादा कर रहा हूं मैं। तो आप किस पे घटाएंगे, कितना करेंगे फिर? तो 12 घंटे से वो बच्चा 2 घंटे में नहीं ले आ सकता उसको।
तो 12 घंटे से वो 10 पे ले आएगा, फिर 8 पे ले आएगा, लेकिन किस तरीके से वो होगा उसके ऊपर भी चर्चा हो सकता है। उसके ऊपर कुछ निर्णय लिया जा सकता है कि आप एक हफ्ते में इतना कम करेंगे, अगले हफ्ते में आप इतना कम करेंगे, और अगर वो बच्चा मानता है और उसका 50% या 80% भी कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, हम सही दिशा पे हैं इसके मतलब। थैंक यू सर। अगला सवाल हमारे यहाँ से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से एक पेरेंट्स मेंबर हैं, पुष्पा रावत। पुष्पा जी। जी सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी हाँ पुष्पा जी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ आ रही है पुष्पा जी। जी सर। जी सर, सभी साथियों को पहले मेरा नमस्कार, हैप्पी पेरेंट्स डे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आपको भी मेरा नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, और मेरा एक छोटा सा सवाल है कोविड को लेके। ये कोरोना के चक्कर में बच्चे घर में बोर हो रहे हैं, कोरोना की वजह से बच्चे घर में कैद होकर रह गए, उनका शारीरिक मानसिक विकास रुक सा गया है, वह पहले की तरह अपने आप को मजबूत नहीं महसूस करते, और ये महाकाल और ये महामारी जो हमारे ऊपर आया है, इससे हम सब कैसे पीछा छुड़ाए। ऊपर से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो है ही बच्चे सर, हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। टीवी में हमारे टाइम के सीरियल आना, वो देखना, बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताना, हम खुद फोन पे रात रात लगे रहते, तो बच्चे तो वो हम देख के सीखेंगे। ओके सर, ऊपर से बच्चे महामारी के चक्कर में, महाकाल के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में सर फंस से गए। हमें तो है ही डर, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मन में भी एक डर सा बैठ गया कि मम्मी आप मत जाओ बाहर, पापा आप मत जाओ सामान लेने, राशन लेने, आप मत जाओ, नहीं तो आपको भी कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। बच्चे तो, बड़े तो सर डर चुके ही हैं, बड़े क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या, और जो छोटे बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं बेटा बेटी, उसमें से मेरा बेटा है वो काफी डर गया है, बेटी तो मेरी ठीक है बिल्कुल पुष्पा जी, थैंक यू। आप पूछना खुद चाह रहे हैं कि डर जो आपके अंदर डर है या बच्चों के अंदर डर है, उससे कैसे जी करके जी कोप करें बच सिचुएशन में। कैसे, ठीक है, बिल्कुल कैसे बच्चों से निकले। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है। अमित सर, शैलजा मैम। हाँ जी, तो देखिए आपने 2-3 सवाल उठाए हैं। जी जी एक तो कि जो विकास है उनका रुक गया है, और जरूर मैं इस बारे में चिंताएं सब पेरेंट्स को है, स्कूल्स को भी हैं, जिसके कारण जी शायद जी आजकल जी हमने ये भी देखा है कि स्कूल से जी काम घटाने के बजाय बढ़ा दिया जाता है। शायद उनको भी लगता है कि हम शायद पूरा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, है ना? जी और जी 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 अलग-अलग जी दिशा में जो विकास हम आशा करते हैं बच्चों का होगा कि वो जिम्मेदार बनेंगे, सामाजिक तरीके से उनका विकास होगा, वो अपने आप को समझ पाएँगे, एक परिचय होगा अपना, ये सारी चीज़ें रुक गई हैं एक तरीके से। काफ़ी हद तक ये जो हमें एक आशा रहता है कि हम आगे की तरफ देखेंगे, आने वाले कल में क्या होने वाला है, वो भी थोड़ा धुंधला-सा हो गया है ना? कि हमें कुछ दिख नहीं रहा कि सामने क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर हमारे पास होप नहीं है, हमारे पास अगर आशा नहीं है, तो क्या है फिर? तो एक पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमें मतलब आज के दिन में, इन द हियर एंड नाउ, आज क्या हो रहा है उस पे अगर हम ध्यान दें, आज या कल हम क्या करने वाले हैं उस पे अगर हम ध्यान दें, और उसका एक रफ सा एक प्लान बनाएं, एक रूटीन सा बनाएं, जो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक लचीलापन हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरी कैसे कर पाए। एक एजुकेशन की नीड है, तो हम ये पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं अपने खासकर बड़े बच्चों को कि एज अ स्टूडेंट, जो आप छात्र हैं, छात्र के हैसियत से आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं जो बोरिंग है, होमवर्क करने में बहुत जान निकल जाती है, ठीक है ना? लेकिन उसको क्या आप थोड़े मॉडिफाई कर सकते हैं? कोई बदलाव ला सकते हैं उसके अंदर? क्या कुछ डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं? क्या अपने जो फेवरेट टॉपिक है उसको लेके चर्चा कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई-बहन के साथ, क्या अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट का जो रोल है किस तरीके से निभाइएगा आप? इसका एक एक डब्बा, एक बॉक्स आप कह सकते हैं कि ये हम एक क्या कहते हैं, एक टिक उसमें देंगे। दूसरा होगा कि देखिए अभी घर में, परिवार में बड़े सारे काम हैं जो, और हमारे पास सभी को बाँट लेना है उस काम को, तो आप कौन-सा काम करेंगे? तो उसका भी एक लिस्ट हो कि मैं तो मम्मी को खाना बनाने में मैं मदद कर सकती हूँ, मैं झाड़ू-पोछी में मदद कर सकता हूँ, उसका भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, और वो भी एक एक डब्बा हो, ठीक है ना? तीसरी बात हम जो अक्सर बच्चों से कहते हैं कि आप कौन-सा ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका दिल भर जाए, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि हाँ, ज़िंदगी में अभी भी कुछ ऐसा है
जो मायने रखता है मेरे लिए, और उसका भी एक लिस्ट बने, ठीक है ना। उसमें म्यूजिक हो सकता है, उसमें दोस्तों के साथ जुड़ना हो सकता है, उसमें कोई और क्रिएटिव काम हो सकता है, आर्ट हो सकता है, जो भी है ना। और चौथा जो है बक्सा, वो मैं कहता हूँ अक्सर कि वो फैमिली टाइम होना चाहिए। आप फैमिली के साथ कब जुड़ेंगे और क्या करेंगे? क्या आप पुरानी बातें छेड़ेंगे एक साथ, एक टीवी शो देखेंगे या कोई गेम खेलेंगे एक साथ, जो भी है। और हर रोज अगर आप शाम को बैठ के बच्चे के साथ, या अगर बच्चा बड़ा है खुद कर सकता है, अपने दिन का एक वो बनाए, क्या कहते हैं, एक सूची बनाए और कहे कि हाँ मैं इस 4 बॉक्सेस से ये काम कर चुका हूं, तो कल मेरा कैसा दिखेगा। तो फोकस करें आज के दिन में और कल के दिन में, कल की प्लानिंग हो कि कल मेरे लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, ये टीवी शो देखूंगा, भाई के साथ खेलूंगा। तो फिर दिन जो है उसमें एक स्ट्रक्चर आता है, एक मायने आता है एक बच्चे के लिए। और उससे फिर कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो मिस कर रहे हैं बच्चे वो सारा पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपने 4 दीवारों के अंदर, वो शायद ये कैटेगराइज करके इनको अलग अलग डब्बों में डाल के और उसमें से डिप करके अगर हम एक रूटीन बनाए और उसमें एक लचीलापन हो, तो उससे दिन के अंत में बच्चे को लग सकता है कि हाँ मेरा दिन भी सही रहा है, मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे मुझे संतुष्टि मिली है। ये जरूर है, ये जरूरी है बच्चों के लिए, ये मतलब महसूस करना कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ मायने हैं, वो मीनिंगफुल है, उसमें कुछ सक्सेस है। ठीक है जी। जी जी सर, थैंक यू सो मच, आपके बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। थैंक यू। रेणु जी, जो पहला जिनका सवाल था SKV JJ कॉलोनी से, रेणु जी आप। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी हेलो सर, हेलो जी। नमस्ते सर। मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय खिजूरपुर JJ कॉलोनी से रेणु SMC मेंबर पेरेंट्स बात कर रही हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के कारण बच्चे देर से उठते हैं और पढ़ने के लिए बोला जाए तो बोलते हैं कि स्कूलों के भी छुट्टियां चल रही हैं, सोने दीजिए, और पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और इसके कारण ये जो भी स्कूल में सीखे थे उस लॉकडाउन से पहले, वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सर क्या करें अपने बच्चों के साथ, ये प्लीज बताइए। रेणु जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि बच्चे भूल रहे हैं। ये तो बच्चे ही नहीं, सभी भूल रहे हैं। अगर आप अपना भी देखेंगे, आप भी सोचिए, ये कोविड से पहले की ज़िंदगी आपकी जो थी, जो आप करती थी, जैसे आप काम करती थी या बाहर जाती थी, वो ज़िंदगी बहुत अलग लगती है और आज की ज़िंदगी बहुत अलग है। हम बहुत कुछ भूल चुके हैं, बच्चे भी भूल रहे हैं। और ये हम कई बार भूल जाते हैं कि बच्चे भूल तो रहे हैं पर बहुत सीख बहुत रहे हैं। देखिए 1 साल में बच्चों ने क्या-क्या सीखा है। अगर आप सोचिए, बच्चों ने सीखा है कि किस तरह से एक कमरे में सीमित रहना है, किस तरह से अपने दोस्तों के बिना रहना है, किस तरह से स्कूल नहीं जाना है, खेल-कूद नहीं करना है, किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस करना है, किस तरह से जो बुजुर्ग हैं घर में उनका ध्यान रखना है, थोड़ा-सा घर में मम्मी-पापा का मदद करना है। तो वो सीख भी रहे हैं। हाँ, पर ये बात है कि हो सकता है कि उनकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं है जैसे अगर एक्सपेक्टेड होता, अगर कोविड नहीं होता तो उस लेवल पे नहीं है। तो ये भी हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय सोचें कि जो हमने ये सफलता की जो परिभाषा की है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, वो बहुत सीमित है। हमें लगता है अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नंबर्स आए, अच्छे एग्जाम में रिजल्ट पास करें, तभी बच्चा अच्छा है। तो ये जो अच्छे बच्चे की परिभाषा है, वो आज्ञाकारी हो, अच्छे नंबर लाए, वो हमें दृष्टिकोण बदलना होगा। ये कोविड एक चीज़ अगर हमें सिखा दे कि ये जो दृष्टिकोण है कि अच्छा बच्चा, अच्छा नंबर, अच्छे मार्क्स, अच्छी ज़िंदगी, सफलता, ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। वो हमें बदलना होगा। जो ये जो सपने हम बच्चों के बारे में देखते हैं, अभी से हम आजकल तो इतना महामारी हो रही है पर हम आगे का सोच रहे हैं, तो हमें जो ये सपने बच्चे के हैं वो बदलने होंगे, क्योंकि जो हम सपने देख रहे हैं वो बहुत भारी पड़ते हैं बच्चों पर। हमें जैसे डॉक्टर अमित सेन ने कहा कि जो आज या कल में है वो उस पे ही सोचना है। किस तरह से हम बच्चों को के साथ मिलकर रह सकते हैं, जो जैसे वो ऑनलाइन अखबार पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, इजराइल में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है,
अगर वो ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं दूसरे देश के बच्चों के साथ, बुजुर्गों की कैसे देखभाल हो सकती है, बागवानी कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, सफाई कैसे करते हैं, और लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए, लड़कियों को नहीं, लड़कियों को की अलग सोच करनी है हमें। लड़कियों का भी हमें अच्छी लड़की की परिभाषा भी बदलनी है, उनको सोचना है, उनको समझना है कि वो क्या चाहती हैं, क्या उनकी पसंद है, क्या वो चॉइसेस करना चाहती है, आगे चल के क्या बनना चाहती है। और लड़कों को हमें जरा सिखाना चाहिए घर में कैसा काम करना है, थोड़ा सा अंग्रेजी सीखेंगे, थोड़ा सा ऑनलाइन वर्ल्ड में, दुनिया के आजकल कॉलेजेस, सारे दुनिया के कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस फ्री पे कर रहे हैं, योगा सीखेंगे, एक्सरसाइज सीखेंगे। तो सीखना, क्लासेस और स्कूल बंद होने का फर्क तो पड़ेगा, पर सीखने को भी बहुत मिलेगा। थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा जो यूट्यूब और जो सोशल मीडिया से आ रहा है लाइव, उससे ले लेते हैं। सारांश जी, एक सवाल जो उठा है, सबने सवाल उठाया, बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे ऐसे नहीं करते हैं। एक सवाल है, मैं एज अ पेरेंट इरिटेट हो जाता हूँ, इसी बात पे मुझे लगने लगता है, मैं अपने लिए क्या करूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अब जैसे वो जैसे फ्लाइट्स में ना, अगर फ्लाइट ली जाए तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन दिया जाता है कि अगर एरोप्लेन में ऑक्सीजन कम हो जाए तो मास्क नीचे आएंगे। पहले मास्क आपको अपने को लेना है, फिर बच्चे को देना है। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो इसमें जो भी छोटी छोटी, जैसे मनीष जी ने कहा कि खुशहाल, हमें अपने घर को थोड़ा, जितना छोटी छोटी बातों से, आज के दिन 5 चीज़ें मुझे करनी है जिससे मुझे खुशी मिले। चाहे मुझे बालकनी में बैठ के चाय पीना है, या मुझे योगा करना है, या मुझे मेडिटेशन करना है, या फिर मुझे एक टीवी पे प्रोग्राम देखना है, या बच्चों के साथ एक खेल करना है। पर वो ज़रूरी है कि एक जॉय डाइट बना लें पेरेंट्स के, अपनी खुशी, जिससे उनको थोड़ी राहत मिले। अगर मैं खुश हूँ, अगर मेरी मानसिक स्थिति ठीक है, तब बच्चे भी ठीक होंगे। मतलब कि ये बात, जैसे आई थिंक ये जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में है कि हैप्पी टीचर्स मेक हैप्पी स्टूडेंट्स, वही कोविड के ज़माने में हमें समझना है कि हैप्पी पेरेंट्स मेक हैप्पी चिल्ड्रन। और वो बड़ी बड़ी चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पीनेस आती है। थैंक यू मैम। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। आपकी गर्मजोशी और आपके अंदर जो सवाल है, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन समय भी हमारे पास लिमिटेड है, तो समय हो गया है। और जिसके भी सवाल रह गए हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना रखा है आप उन्हें पर्सनल भेज सकते हैं। डेफिनेटली हम डॉक्टर संजय सेन और अमित सेन के टच में रहेंगे और वो आपको आंसर जरूर कर देंगे उन क्वेश्चंस के। अभी मैं चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे शिक्षा मंत्री जी, सर मनीष जी, आप इसको सेशन को आगे लेकर जाएं और बाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी। तो हमारे पेरेंट्स के लिए और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो सकती हैं बच्चों को लेके। तो उनके कुछ सवाल होंगे तो आप उनसे लेके और इनके जवाब दिलवाने की कोशिश करिएगा। मेडिटेशन का जिक्र आपने किया था, अभी मैं समझता हूँ हमारे स्कूलों में हम लोगों ने मेडिटेशन सिखाया है बच्चों को। और बच्चों से मैं तो चाहूंगा कि अब इस समय पे पेरेंट्स अगर बैठ के मेडिटेशन हमारे बच्चों से सीख लेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हमको कुछ ऐसा आता है जो हम अपने माता पिता को सिखा सकते हैं। और हो सकता है आपको पहले से मेडिटेशन आता हो, कोई किसी टेक्निक को आप पहले से यूज करते हो, लेकिन स्कूलों में जो उनको मेडिटेशन सिखाया है, अगर आप बच्चों के साथ बैठ के और एक बार उनको ये कॉन्फिडेंस में लेके कि हम वाकई आपसे सीखना चाहते हैं और हम फिर करेंगे, तो अगर कुछ समय निकाल के मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो घर में एक अलग तरीके का एम्बियंस, एक अलग तरीके का वातावरण बनता है। तो बच्चों से सीख के मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर सभी पेरेंट्स को भी बहुत शुभकामनाएं एंड हमारे एक्सपर्ट्स को थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।